अंतिम ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करना अबू आजमी को बहुत भारी पड़ गया है। उनकी विधानसभा की सदस्यता निलंबित कर दी गई है और पूरे देश भर में चर्चा शुरू हो गई है औरंगजेब की। ये भारत के समाज और राजनीति को कितना प्रभावित करता है और बार बार इसका जिक्र क्यों आता है, आज डिबेट में पूरी चर्चा। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष में 2 सदी तक राज करने वाले अंतिम ताकतवर मुगल बादशाह की। उसके बाद तो हुए, उनकी गिनती नहीं है, लेकिन औरंगजेब तक जो क्रूर शासकों की गिनती होती थी बादशाहों की, औरंगजेब का उसमें जिक्र था। 1658 से लेकर 1707 तक जो मध्यकालीन इतिहास है वो औरंगजेब की हिस्ट्री, औरंगजेब के कारनामों, उसकी क्रूरता और उसके युद्ध के लिए जाना जाता है। जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने भी पढ़ा है, वो मध्यकालीन इतिहास में 50 साल तक राज करने वाला कोई अगर बादशाह रहा है तो औरंगजेब, जिसने 17वीं शताब्दी में भी हुकूमत की और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक उसकी हुकूमत कायम रही। कौन था औरंगजेब और आज भी भारतीय समाज उसे याद क्यों करता है, उसे क्रूर बादशाह क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है औरंगजेब में जो उसके मरने के इतने वर्षों के बाद, तकरीबन 400-500 वर्षों के बाद भी कब्र से वो बार बार बाहर क्यों आ जाता है? फ्रांस में जब हिटलर के पार्थिव शरीर को दफनाया गया तो उसमें 7 ताले लगाए गए और एक ऐसी टॉम बनाई गई कि वो निकलने न पाए। उसके बारे में एक भ्रांति थी नेपोलियन के बारे में कि वो कब्र से निकलकर भी युद्ध कर सकता है। इतना खौफ था यूरोप के भीतर नेपोलियन का, उतना ही खौफ एक वक्त में औरंगजेब का रहा है। उस जमाने के लोग नहीं रहे, वो समाज नहीं रहा, वरना क्रूरता की जो हिस्ट्री है वो असाधारण थी। क्योंकि किसी देश पर 50 सालों तक राज करना, वो भी अखंड भारत था तब, उज्बेकिस्तान से बॉर्डर लगता था, बर्मा भूटान तक जाता था और नीचे दक्षिण तक जाता था, दक्कन तक। सिखों की ताकत, बंगाल की ताकत, मराठों की, दक्कन की और दक्षिण की अभूतपूर्व ताकतों और बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त करते हुए अखंड भारत के लगभग 3/4 हिस्से से ज़्यादा पर औरंगजेब की हुकूमत रही। उसे गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाने के लिए जाना जाता है और उसके कार्यकाल में उसके सूबेदारों ने, सेनापतियों ने और उसने बहुत से हिंदू मंदिरों का, धर्मशालाओं का और अन्य धर्मों का बहुत नुकसान किया। उसे कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में इतिहास याद करता है, जो कुरान के आधार पर शासन चलाना चाहता था। इसलिए औरंगजेब और उसकी क्रूरता की कहानियाँ आज भी विख्यात हैं। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि अचानक से कब्र से कैसे बाहर आता है? ये उसी तरह बाहर आता है जैसे बाबर बाहर आता है। तो अब औरंगजेब बाहर आया है, कारण छावा फिल्म। उसको मिला अभूतपूर्व समर्थन और उससे तैयार हुआ नैरेटिव और उसके बाद महाराष्ट्र के ओवैसी अबू आजमी का बयान, और उसके बाद तो पूरे देश भर में एक मुख्य धारा का नैरेटिव बन गया औरंगजेब और उसकी क्रूरता। यह भारतीय राजनीति और समाज को कितना प्रभावित करता है? बहनों भाइयों, हिस्ट्री एक ऐसा जख्म है जिसके कुरेदने पर आपको दर्द ही होगा। हिस्ट्री कैसी भी हो, हिस्ट्री किसकी भी हो, जब भी हिस्ट्री पर हाथ रखा जाएगा वो तकलीफ, दर्द और गम ही देगा। हालांकि इस देश में अंग्रेजों का बहुत क्रूर इतिहास है, बहुत ज़्यादा क्रूर इतिहास है, लेकिन औरंगजेब की जो हिस्ट्री है वो बाकियों पर भारी पड़ती है। इसलिए औरंगजेब राजनीतिक रूप से भी विमर्श में है, सामाजिक रूप से भी विमर्श में है, और हिंदू मुसलमान इस देश का बड़ा लोकप्रिय विषय है, उसके लिए भी है। इसलिए औरंगजेब सत्ता पक्ष के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही विपक्ष के लिए ज़रूरी है। मरने के इतने वक्त के बाद, सैकड़ों साल के बाद भी किसी व्यक्ति की इतनी उपयोगिता शायद ही कभी देखी होगी। उसमें 2 किरदार प्रमुख हैं, बाबर और औरंगजेब। हमारे देश में ये राजनीति प्रभावित कर सकते हैं।
मरने के इतने समय बाद भी हमारे देश के समाज को प्रभावित कर सकते हैं, विमर्श को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आज की चर्चा औरंगजेब पर होगी। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं, कार्रवाई कर दीजिए, इसको कोई बात नहीं। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद ही तोड़ी है उन्होंने। अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा नुकसान देता है, और ये दिक्कत क्या है, इन लोगों को ज्ञान आधा अधूरा है। ये आधी बात बताएंगे, आधी नहीं बताएंगे। तो पूरी बात पढ़नी चाहिए, पूरी बात समझनी चाहिए। जब समझ में आ जाएगी तो फिर ये इस तरह की उठपटांग बात नहीं करेंगे। इतिहास को पूरा पढ़ें, और इतिहास को पढ़ेंगे तो सारी चीजें नजर आ जाएंगी। जो खुद इतिहास न पढ़ते हैं वो दूसरों के इतिहास पढ़ने का सबक दे रहे हैं। ये भी देखिए भारतीय राजनीति की सच्चाई है। और आपने महाराष्ट्र के असदुद्दीन ओवैसी अबू आजमी का भी बयान दिया, जो तभी बोलते हैं जब मामला विस्फोट कर जाए। तो वो भी बड़े विख्यात व्यक्ति हैं इस मामले में। FIR वगैरह भी हुई है उनके खिलाफ। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अनूप चंदा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, नावेद चिको उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार, और मशहूर इतिहासविद डॉक्टर रवि भट्ट जी मेरे साथ मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद। डॉक्टर रवि भट्ट जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा औरंगजेब, उसका शासन, उसकी क्रूरता, और किस तरह से उसने अपने पिता को एक कोठरी में बंद करके अपने भाइयों का कत्ल करके सत्ता हासिल की, और ऐसी मिसालें कम मिलती हैं कि किसी ने एक देश पर 52 साल हुकूमत की। कैसा राज था उसका? देखिए, कभी कभी मैं मजाक में एक बात कहता हूँ कि जो औरंगजेब जो थे वो पैदा हुआ था 3 नवंबर जी 1618 में, और डेथ जो हुई थी वो 3 मार्च हुई थी 1707 में। यानी 3 की गिनती उसके जीवन में बड़ी जो डिसाइसिव थी, और 3 ही उसके बारे में ओपिनियन है। हाँ जी, उसकी बड़ी एक्सट्रीम ओपिनियन उनके बारे में है। एक है कुछ लोग जो उसको बहुत ही क्रूर शासक मानते हैं, और बहुत ही कहना चाहिए अत्याचारी शासक मानते हैं, और ऐसे लोग जो हैं, और कुछ लोग हैं जो उसको कि बहुत ही अच्छा शासक मानते हैं। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि दोनों ही के पास अपने आप एक सेट एग्जाम्पल्स हैं जिनको कि बहुत ही आसानी से वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। और दूसरे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो कहना चाहते हैं कि बहुत ही क्रूर था, तो फ़ौरन गिनाना शुरू कर देते हैं कि 1669 के अंदर उसने बनारस के मंदिर को तोड़ा। उसके बाद में आपने 1670 के अंदर मथुरा का मंदिर तोड़ा, 1679 के अंदर उदयपुर में मंदिर तोड़ा, फिर चांदनी चौक के अंदर तेग बहादुर जो थे उनको 1675 के अंदर उनको कत्ल किया। इस ढंग से तमाम ऐसी चीज़ें, और तमाम मंदिर गिना सकते हैं जो उसने मंदिर तोड़े, और इस ढंग की चीज़ें गिना देते हैं। और इसी के साथ जो लोग ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि वह बहुत ही आदर्श शासक था, तो वो फ़ौरन बताना शुरू करते हैं कि देखिए कि औरंगजेब की टेरिटरी जो थी मैक्सिमम बड़ी टेरिटरी थी अपने टाइम पे, नंबर 1। नंबर 2 उसके जो सर आप एक इतिहासकार हैं, मैं आपसे स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं कि इतिहास की नज़र में आप लोग औरंगजेब को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपका ये प्रश्न जो है वो अपने आप में, इतिहासकार जो होता है उसकी अगर अपनी ओपिनियन कोई होती है तो वो इतिहासकार नहीं होता है। इतिहासकार की ओपिनियन नहीं होती, वो हमेशा फैक्ट्स कोट करता है, फैक्ट्स कोट करता है, और उसका निर्णय, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है समय काल के जो मूल्य होते हैं उनके हिसाब से वो, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं अपना सवाल भी वापस लेता हूं। पर आज का जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इतिहास में ऐसे प्रमाण हैं कि वो एक क्रूर शासक था, कुरान के आधार पर शासन करना चाहता था, और क्या वो हिंदुओं पर अत्याचार करता था? ऐसे कोई प्रमाण है?
देखिए ये बिल्कुल अपने आप के अंदर एक मिडल पीरियड के अंदर दैट वाज वो जो पावर पॉलिटिक्स उस समय थी वो ब्रूटल थी। वो जो कोई भी जब मोनार्की होती है तो मोनार्की के अंदर हमेशा बहुत ब्रूटल पावर पॉलिटिक्स होती है, और मिडिल एज में नॉट ओनली इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो था यही था। और लेकिन कंपैरेटिवली जब हम कंपेयर करते हैं उसको और मुगल शासकों से, तो हम ये पाते हैं कि शायद हिंदुओं के प्रति उसके अंदर बहुत असहिष्णुता थी, और हिंदुओं के ऊपर वो चाहे अनजाने पावर पॉलिटिक्स के अंदर हिंदुओं का नुकसान हुआ है, हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है। बहुत शुक्रिया सर, परोक्ष प्रत्यक्ष हमारे साथ कृपया बने रहिएगा, इस डिबेट को आगे हुआ। बढ़ाते हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह मौजूद हैं। समीर सिंह जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे लिए इतिहास इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, विशेष तौर पर आपके लिए? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं 2-3 बातें कहूँगा। आज बहुत पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि एक बहुत समसामयिक विषय पर आपने डिबेट रखी और काफ़ी अच्छा पैनल भी रखा है। निश्चित रूप से हम सब इस पर अच्छी चर्चा करेंगे, इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ब्रजेश जी देखिए, औरंगजेब के बारे में अभी जब आप पूछ रहे थे तो भट्ट साहब ने अंतिम में आके अपनी सही बातें जो आप सुनना चाहते थे, वो जो देश सुनना चाहता है, जानना चाहता है, जो विद्यार्थी पढ़ता है, हमने भी जो इतिहास में पढ़ा, हर नागरिक जो देश का इतिहास में पढ़ता है और सुनता है, तो आप देखेंगे कि औरंगजेब को अगर जो मुग़ल बादशाह थे जितने भी रहे, उनमें से सबसे क्रूर शासक माना जाता है। और यही नहीं, आज के दिन में जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के आज़ाद होने के बाद ये माना जाता, आज उदाहरण दिया जाता है कि क्या आप औरंगजेब हुए हैं किसी के अत्याचार और अन्याय को सुन के? उदाहरण के तौर पर यह कहा जाता है कि औरंगजेब की तरह आप आचरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब का जो जीवन काल है, जो उनका इतिहास है, जो पढ़ेंगे लंबा है, उसको आप जब देखेंगे, चर्चा करेंगे, तो सबसे क्रूरतम शासक रहा है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के खिलाफ उसके मन में जितनी जहर थी, उससे ज़्यादा उसको सत्ता में रहने की और सत्ता प्राप्त करने के लिए दोनों के बराबर जहर थी। आप औरंगजेब के 2-3 मोटा जिस व्यक्ति ने अपने पिता को कैद में रखा हो, पानी मांगने पर भी भरपेट पानी न देता हो, जिसने अपने भाई की हत्या की हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दूंगा तो बहुत समय लगेगा। ऐसा शासक जो भारत पर शासन कर रहा था, उस समय उसने कितने अत्याचार किए। काशी विश्वनाथ मंदिर रहा हो, मथुरा का मंदिर रहा हो, ऐसे मैं हजारों स्थल बता सकता हूँ जो भारत के लोगों के लिए स्वाभिमान का प्रतीक था, जो सम्मान का प्रतीक था, धार्मिक प्रतीक था, उसको उसने आप इसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हिंदुओं की भावनाओं को उकसाने के लिए? देखिए ब्रजेश जी, ये भावना उकसाना नहीं, ये अगर हिंदू के मन में ये भावना आती है तो ये उसका गौरव है, उसका गौरव जगता है। देखिए, औरंगजेब कोई हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकता। ये विषय आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने विधानसभा के अंदर जो अबू आजमी ने जो बयान दिया, औरंगजेब का इतिहास पढ़िए। अगर अबू आजमी को औरंगजेब पसंद है तो हमें लगता है कि इससे बड़ा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अबू आजमी आपके लिए? नहीं, देखिए, अबू आजमी महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। अखिलेश यादव का अभी तक कोई बयान नहीं आया उन पर, उनकी पार्टी का कोई बयान नहीं आया। आखिर अखिलेश यादव मौन क्यों? कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि समाजवादी पार्टी ऐसे विषयों पर जो भारत के लोगों का स्वाभिमान और सम्मान को नुकसान पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, रौंदता है, जब उसका महिमा मंडन होता है तो अखिलेश यादव जी का कलेजा खुश हो जाता है। थैंक यू सर। ऐसी कौन सी परिस्थिति है, यही तो हम पूछना चाहते हैं। मैं अनूप संडा जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। औरंगजेब से आपकी पार्टी के कुछ नेताओं को इतना प्यार क्यों है? प्यार की बात नहीं है ब्रजेश जी, बहुत गंभीर विषय है और मेरा निवेदन है कि आपकी डिबेट्स बहुत अभूतपूर्व, पहले राउंड में कोई टोका टाकी नहीं थी, आप आराम से बोलें, सिर्फ मुझे सवाल पूछने का हक है। जी, मेरा ये कहना है कि जैसा कि अभी भट्ट जी ने कहा कि जब इतिहासकार का काम है तथ्यों को निष्पक्ष ढंग से सामने रखना, उसके आधार पर लोग फैसला करेंगे। लेकिन जब देश के शासक, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी हों या भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम नेता हों, जब बाबर, औरंगजेब और पाकिस्तान के अलावा इनकी कोई बात शुरू ही नहीं हो पाती, इनके पास मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता कि अगर बाबर, औरंगजेब और पाकिस्तान ना होते तो ये किन मुद्दों पर राजनीति करते, और ये ना होते तो फिर आप कैसे होते? नहीं, हम तो होते, क्योंकि हम जनता के मूलभूत मुद्दों की बात करते हैं। मैं एक सवाल उठाता हूँ,
अभी मध्यकाल औरंगजेब कब्र से निकलेगा, मध्यकाल 2 रुपया इनको देगा तो 1.5 रुपया इनको भी तो देके जाएगा। मध्यकाल की क्रूरताओं की चर्चा हुई। मेरा भी ये मानना है कि मध्यकाल में सत्ता का एक आम चरित्र था कि जिस भी इलाके पर वो कब्जा पाती थी उस इलाके की जनता पर अत्याचार करना, उसके लोगों का नुकसान करके उनका मनोबल तोड़ना और उसके लिए हर दिशा में जाना चाहते थे। अभी हमारे भाजपा के समीर भाई ने कहा कि औरंगजेब ने अपने पिता की हत्या की। आप अबू आजमी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, इस देश मैं औरंगजेब से हिस्ट्री आपके लिए, उसके लिए मैंने हिस्टोरियन बिठा रखा है। इसलिए जानना जरूरी है ब्रजेश जी, मेरी बात सुने, इसलिए जानना जरूरी है कि कुछ चीजें हो सकता है। क्या अबू आजमी की बात से सहमत हैं आप लोग? नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। मेरा ये कहना है लेकिन इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर उन्होंने अरे तो क्या किसी को अपमानित करोगे? नहीं, इसमें अपमानित की किसी की क्रूरता को आप देखिए, उसका तर्क से जवाब हो सकता है। अगर मुख्यमंत्री उसके जवाब में धमकी देने लगेंगे कि उनको उत्तर प्रदेश भेज दो, हम ठीक कर देंगे, पर शायद आपको तो पता, आपको भी पता ये हो, मैं भाषा भी तो सबको, ठीक नहीं है। वो रहने वाले आजमगढ़ के हैं, कहीं के भी हो, मैं उसकी बात नहीं कर मुकदमा रहा। आजमगढ़ में लिख लेना चाहिए। वो आज बंबई में रह रहे हैं। भावनाएं तो आजमगढ़ में भी आहत हो सकती हैं। भावनाएं कहीं, मेरा ये कहना है तो एक्शन क्या लिया आपने अबू पे? नहीं, एक्शन की बात क्या है? देखिए, देश में बहुत से ऐसे दौर आए हैं इस देश की राजनीति में जब एक नेता ने बड़े बड़े धार्मिक सवालों के ऊपर अपनी टिप्पणियां की हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सी टिप्पणियां की, बहुत से नेताओं ने बहुत सी टिप्पणियां की। क्या अबू आजमी लेकिन समाजवादी पार्टी के आधार पर अगर किसी पार्टी के नेताओं को इस रूप में प्रदर्शित किया जाएगा कि वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए राजनीति, क्या वो आपकी पार्टी के महाराष्ट्र में स्वयंभू हैं? उन पर कोई कार्रवाई आपका राष्ट्रीय नेता तो नहीं कर सकता? कार्रवाई का सवाल है, और अगर है तो करना चाहिए। नहीं, देखिए करके दिखाइए। ये बात सही नहीं है, इस बात से मैं सहमत नहीं। स्वयंभू हैं वो, इसलिए नहीं सहमत। महाराष्ट्र मतलब मैं इसलिए सपा मतलब ब्रजेश भाई, अबू आजमी से मैं सहमत इसलिए नहीं हूं कि एक व्यक्ति ने एक बयान दिया, उसने अपना बयान बाद में वापस लिया। उसने कहा कि मेरी जानकारी हो सकता है अधूरी हो, मैंने जो कुछ बोला उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। उसके बाद आप मुझे बताइए, क्या विधानसभा क्या उनकी कोई सेटिंग है? उचित आधार है? कोई सेटिंग है उनकी? अब सेटिंग तो, क्योंकि आज उनका खाना खाते भी कुछ बड़े बीजेपी नेताओं के साथ और शिंदे के साथ तस्वीरें वायरल हुई हैं, तो कभी कभी मुझे लगता है कोई फिक्स्ड गेम तो नहीं है। नहीं ब्रजेश भाई, बात नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा हो सकता है स्वयंभू हो। अगर आप कह लेने दें तो मैं आभारी रहूंगा। मैं किसको रोकता हूं? ये बात हुई कि अपने पिता को कैद किया, अपने भाई की हत्या की, इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल की। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं मध्यकाल के इतिहास में जब हिंदू राजाओं ने भी अपने भाई या पिता की हत्या की। सर थैंक यू सर, मेरे ख्याल से यू आर नॉट हिस्टोरियन सर। मैं हिस्ट्री आपसे सुनना क्या पसंद है? मैं इनसे भी नहीं हिस्ट्री सुना सर, आप पॉलिटिकल रहो सर। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है। मनीष जी, आपके पास भी 3 मिनट का वक्त है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि औरंगजेब पर आपकी कोई दिलचस्पी है? कुछ शेयर चाहिए औरंगजेब का? नहीं, मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करूँगा कि जिस तरफ ये बयान या जिस तरफ ये मोड़ ले जाया जा रहा है, वहाँ 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सबसे जो बड़े एक महाराणा प्रताप का नाम हम लोग बड़े गर्व से लेते हैं। हाकिम खान सूरी साहब उनके जो है हरावल थे। हरावल का मतलब पहली पंक्ति के सेनापति थे। हरावल दस्ता बोलते थे। हरावल दस्ता था जो पहली पंक्ति में होता था, उसके सेनापति थे हाकिम खान सूरी। बात हिंदू मुसलमान की नहीं थी। हाकिम खान सूरी शेषा सूरी के वंशज थे, तो लड़ने आए थे महाराणा प्रताप की तरफ से। अकबर की सेना के सेनापति थे राजा मान सिंह। मसला हिंदू मुसलमान का नहीं था, मसला राजाओं की लड़ाई का तो था। आप यहाँ डिफेंड करना चाहते हो? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मसला राजाओं की लड़ाई का था। अगर जो चोल राजा थे, राज राजा, वो तिरुवनंतपुरम पर हमला कर रहे थे या मदुरई पर हमला कर रहे थे या डेक्कन में चालुक्यास पर हमला कर रहे थे, सारे हिंदू लोग थे। सवाल इस बात का है कि वहां हिंदू मुसलमान कहाँ था। मसला इस बात का था कि आप इसको वैलिडेट करते हो जो औरंगजेब ने किया? मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो शायद बात आ जाएगी। प्लीज। हमने 1947 में लड़कर राजतंत्र खत्म किया और लोकतंत्र को स्थापित किया। तो सवाल यहां पर यह है, तो फिर आज राजतंत्र की बात क्यों हो रही है? दूसरा सवाल, एक देश का निर्माण किया, एक संविधान बनाया जहां सारे धर्मों और मजहबों के लोग मिलजुल कर रहेंगे, तो आज हिंदू मुसलमान की बात क्यों हो रही है? तीसरा सवाल कि आज तमाम समस्याएं यहां पर और वहां पर यानी केंद्र में और प्रदेश में मुंह बाए खड़ी हैं, तो 400 साल पुराने राजा को प्रासंगिक क्यों किया जा रहा है? उसे कब्र से निकालकर जनता की समस्याओं की अनदेखी क्यों की जा रही है? उत्तर प्रदेश से बात शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश से अगर बात शुरू करते हैं तो होली सर पर है। आप मुसलमानों की बात ईद की मत करिए, आप होली की सर पर है। 9 दिसंबर से 100 करोड़ का बकाया मनरेगा मजदूरों का हो गया है। उन्हें कौन वो मजदूरी देगा ताकि वो भुखमरी की कगार से बाहर आ जाए?
आईएलओ कहता है सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में है। इनके जो अधिकारी हैं वो इतने निरंकुश हैं कि अपने विधायकों की नहीं सुनते, और 4 दिन पहले इनको एक आदेश यहां से निकालना पड़ा लखनऊ से कि विधायकों का फोन उठा लीजिए। सर 50 सेकंड बचे हैं आपके पास। दूसरी बात, अगर आप भारत की बात करेंगे तो 10 लाख करोड़ से ऊपर शेयर मार्केट में डूब गया है। किसका डूबा? आम आदमी का डूबा। उसकी जिम्मेदारी किसकी? ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। किसका ट्रेड प्रभावित होगा? हमारा, आपका। कौन नुकसान उठाएगा? हम आप उठाएंगे। आप वर्तमान में आ गए, मैं औरंगजेब की बात कर रहा था। आपको वही क्या जवाब हो दे गया? रहा हूं कि जंजीरों में भारतीय आ रहा है, विदेशी नीति आपकी खत्म है, आपकी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। सवाल Thank you, यही sir. तो है कि राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र लाए थे। आप 400 साल पुराने में बैठे हुए हैं अभी आप, क्योंकि आज आपको कुछ नहीं चाहिए औरंगजेब से? आप आज चाहिए के नहीं मुद्दों चाहिए? को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आज के देखो मुद्दों संडा पे जी को रहिए। चाहिए था, उन्होंने अपना ले लिया आज शेयर। आज के वो ये मुद्दों भी पे बता रहिए। रहे हैं कि जनता औरंगजेब की कैसा सुनिए, था, जनता का काम दूसरे करिए। हिंदू राजा कैसे थे। जनता का काम करिए, जनता की रहिए। आज की बात करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नवेद शिकोह जी को आमंत्रित करता हूँ। शिकोह जी, बहुत स्वागत आपका। आपके नाम के आगे जो शिकोह लगा हुआ है, ये दारा शिकोह से। दारा शिकोह जो है वो औरंगजेब का भाई था, जिसका कत्ल कर दिया गया। ये कौशाम्बी जनपद में एक जगह है कड़ाधाम, वहाँ के पास एक गांव है दारा नगर। तो वहाँ वो छिपा हुआ था गंगा जी के किनारे एक किले में, और वहाँ से उसको पकड़ के ले जाया गया था। किसको? दारा शिकोह को, जो आपका नाम राशि। कौन औरंगजेब आज इतने प्रासंगिक क्यों है? नहीं, औरंगजेब एक नकारात्मक चरित्र है और भारत में उसको लेकर लोगों में बड़ी नफरत है, क्योंकि इतिहास बताता है उसने जुल्म किया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय समाज में औरंगजेब को सकारात्मक नजरिए से नहीं देखा गया है। एक गलतफहमी है कि मुस्लिम समाज में शायद औरंगजेब को हीरो माना जाता है। कतई नहीं, ये झूठ है। मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाह रहा हूं कि औरंगजेब बुरा था, बहुत बुरा था, ज्यादा बुरा था, या उन जैसे और भी बुरे थे लोग थे जो त्रेता युग से लेकर महाभारत काल से लेकर मुगल शासन तक तमाम भारत के इतिहास में इस तरह के चरित्र हैं, लेकिन उस पर विमर्श होना चाहिए। अंग्रेज, हाँ, बहुत सारे युग और बहुत सारे कैरेक्टर निकल के आए, उस पर विमर्श होना चाहिए। बुद्धिजीवी करेगा, इतिहासकार करेगा, लेखक करेगा। राजनीति में उस पर विमर्श करने का हक किसी को नहीं है, क्योंकि राजनेता को, विपक्ष को, सत्ता को जनता की वर्तमान समस्याओं पर चर्चा करनी है। विधानसभा में अगर औरंगजेब की बात हो रही है तो यह अन्याय हो रही है, चाहे वो भाजपा कर रही हो या समाजवादी पार्टी कर रही हो या कांग्रेस कर रही हो। आपको इसलिए संसद में, विधानसभा में भेजा है कि वर्तमान में जनता के लिए आप क्या कर रहे हो, कौन सी योजनाएं ला रहे हो, क्या समस्याएं हैं। अगर सरकार नहीं कर रही तो विपक्ष उठाए। हमें इतिहास पर भी तो नजर डालनी है। इतिहास पर इतिहास हमेशा क्या देता है? डालेंगे, सबक देता है। भट्ट साहब डालेंगे, तमाम लेखक हैं। आप कभी पैनल बैठा लो, आप उसमें राजनेताओं को मत बैठाओ। राजनेताओं के पास समय ही नहीं है कि एक शेर नहीं है कि मिला जो वक्त तो जुल्फे तेरी सुलझा लूंगा। अभी तो उलझा हूं मैं वक्त को सुलझाने में। अभी तो इतनी तो एक बात समस्या है। बताओ कि ये जो अबू आजमी नाम के शख्स हैं, ये स्वयंभू हैं? अबू आसिम आजमी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये जो और ऐसा क्यों बोलते रहते हैं वो, ताकि उनको भी ट्रैक्शन मिलता है अपोजिशन को? अच्छी तरह से जानते हैं अबू आसिम आजमी कौन है। बॉम्बे बम ब्लास्ट में जिसका नाम आया, हाजी मस्तान में जिसका नाम आया, हमें याद है, आपको भी याद होगा, मुलायम सिंह यादव जी ने जब राज्यसभा भेजा था तो एक बड़े अखबार ने लिखा था कि समाजवादी पार्टी ने बॉम्बे बम ब्लास्ट के आरोपी को राज्यसभा भेजा। उसके बाद तमाम उनके इस तरह के बयान आते रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आदमी आजाद कैसे घूम रहा है अगर इतना बड़ा एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, समाजवादी पार्टी जब कभी किसानों की पार्टी हुआ करती थी, जब जवानों की, मजदूरों की पार्टी हुआ करती, तो उसके बाद एक क्रांति आई कि पैसा कहां से आएगा। व्यापारियों को, जो अमर सिंह से भी पहले अबू आसिम को महाराष्ट्र से जोड़ा गया था, क्योंकि एक अच्छे व्यापारी थे, अच्छे फाइनेंसर थे, और लेकिन उनकी विचारधारा जो है वो समाजवाद से अलग है। आज के समय अबू आसिम आजमी का ये बयान इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, संपूर्ण विपक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हीरो बन गए हैं वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही तो कहती है। अब इसी पर आते हैं, क्या वो ऐसे बयान जानबूझकर देते हैं या फिर अपनी कम्युनिटी के फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? मैं कह रहा हूं कि उनके साथ जो एक कट्टर किस्म के अमानवीय लोग हैं जो उनको वोट देते हैं। अगर औरंगजेब को कोई हीरो मानता है तो मैं उसको मानवीय नहीं मानता। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, कंप्लीट कर लें। 10 सेकंड के लिए मुसीबत बन गए। बहुत शुक्रिया। वीरेन जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए हैं। भाई वीरेन जी, कब्र से बाहर आ गया है औरंगजेब, कोई खास बात है? कहीं का चुनाव वगैरह है क्या?
देखिए, चुनाव तो नहीं है, लेकिन भारत की राजनीति में हिंदू और मुसलमान का इन दिनों जिस तरह से बंटवारा है और जिस तरह से आरोप है, उसमें औरंगजेब हरदम आते रहेंगे और अभी आने वाले कई सौ सालों तक औरंगजेब जीवित रहेंगे और वो वोट भी दिलाते रहेंगे। देखिए, जब महाकुंभ की बात हुई, जब कहा गया कि 66 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, तो भाजपा सरकार, योगी सरकार इस बात को प्रचारित कर रही है, लेकिन जब सदन में भाषाओं की बात आई थी तो वहाँ उर्दू को लेकर जो विवाद हुआ था, उसके बाद फिर औरंगजेब आए। उर्दू और हिंदी इस देश के बाहर भी बहुत लोकप्रिय हैं, दोनों मिलजुल कर रहती हैं। लेकिन अबू आसिम आजमी हो, इमरान मसूद हो, मुनव्वर राना के बेटे हो, जिन लोगों ने औरंगजेब का समर्थन किया, उन्होंने उर्दू को भी बदनाम किया, मुसलमानों को भी वो बदनाम कर रहे हैं। ब्रजेश जी, औरंगजेब का नाम इसलिए आता है कि जैसे हम लोग अपने यहाँ कहते हैं कि रावण किसी का नाम नहीं रखते, उसी तरह का औरंगजेब है, जो अत्याचारी हो, जो कत्ल कराता हो, क्रूर हो, दूसरे के धर्म को नष्ट करता हो, जो खलनायक हो, वो औरंगजेब है। और सब लोग जानते हैं 50 साल राज किया, बहुत हिंदुओं को मरवाया, मंदिर तोड़ा और तमाम सारे उसने अत्याचार किए, जजिया कर लगा दिया, सब किया। लेकिन ये सब किया उसने 1658 में, यानी कि 16/4/20 और 2025 400 साल से ज़्यादा हो गया लगभग। अब औरंगजेब तो चले गए और मरते हुए औरंगजेब ने कहा था कि यह अजीब है कि मैं दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आया और अब पापों का विशाल कारवा लेकर जा रहा हूँ। तो मरते समय उसको भी एहसास हुआ था कि उसने क्या गलत किया। ब्रजेश जी, एक बहुत रोचक बात आती है कि वो अपने लड़के को चाहता था कि हिंदी सीखे, क्योंकि इससे यहाँ की मातृभाषा थी और शासन करने में आसानी देती थी। चूंकि ये लोग फारसी थे, तो उसने अपने बेटे आजम शाह को हिंदी सिखवाया था, जबकि उसका एक भाई था जिसको दारा सिकोह को उसने खाली इसीलिए मरवा दिया कि वो हिंदुओं की पैरवी करता था, वो संस्कृत भाषा को महत्व देता था और उदारवादी था। और बाद में अपने लड़के से कहा सीखो हिंदी। तो ये जो उसके जीवन में नफरत और प्रेम का जो आया है, दौर आया है, वो उसके अनुभव से आया होगा संभवतः। लेकिन आजम शाह भी ज़्यादा दिन नहीं जी पाया, क्योंकि औरंगजेब के मरते ही 3 महीने के बाद गद्दी से उसको उतार के कत्ल कर दिया गया। तो ये मुगल का जो सत्ताएं थी, उनका पतन एक तरह से कहा जाए वहीं से हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जो अत्याचार किया मराठा शासकों के साथ, शिवाजी, संभाजी और जो हमारे सिख भाई थे उनके साथ, वो शायद इतिहास में कभी भूला नहीं जाएगा। औरंगजेब एक ऐसा क्रूर शासक हुआ जिसने मराठा, हिंदू, सिख सबको मारा, काटा, उनके गुरुओं को मारा, उनके ग्रंथों को जलाया, उनके मंदिरों को तोड़ा। आज जब भारत देश 47 में आज़ाद हुआ, तब से हिंदू और मुसलमान इस देश में सियासत में, भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं। और जब ये वोट बैंक बन गए, तो कहा जाता है कि 1985 में जो शाहबानो केस हुआ, उसमें ये माना गया कि इंदिरा गांधी की तुष्टीकरण की नीति की वजह से वो हुआ था और उस पर कांग्रेस पर उस समय ये आरोप लगे। लेकिन आज भाजपा जिस औरंगजेब को भुनाती है और जिस औरंगजेब के नाम पर वो उलाहना देती है विपक्षी दलों को, वो है तो असली कांग्रेस के लिए, लेकिन जहां जिस प्रदेश में जो पार्टी बीजेपी के सामने मजबूत है, वो उसी पे वो चिपका देते हैं कि तुम औरंगजेब को अपने साथ ले लो। तो असली मामला ब्रजेश जी यही है। और हमारे यहाँ बहुत साफ है कि न किसी ने रावण को महत्व दिया और न किसी ने औरंगजेब को महत्व दिया।
तेग बहादुर आपको याद होंगे, सिखों के गुरु। हाँ, गुरु तेग जिनका बहादुर। कत्ल औरंगजेब ने करवाया। जी। और आप जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को भी चुनवाया था। तो कितनी तकलीफदायक हमारे समाज में हमारे महापुरुषों ने झेली है, उनके परिवार ने झेली है। क्या औरंगजेब का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है? और अबू आसिम आजमी जो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में लीडर हैं, वो अक्सर इस तरह के विवादित सांप्रदायिक बयान देकर इस तरह का वातावरण उत्पन्न करते हैं। देखिए, औरंगजेब को हिंदुस्तान में अगर कोई महान योद्धा कहता है तो वो ये बात जान ले कि औरंगजेब पाकिस्तान में एक महान योद्धा के तौर पर जाना जाता है। तो या तो वो पाकिस्तान परस्त हो सकता है, या वो औरंगजेब के प्रेम में इतना अंधा हो गया है कि जिस देश में रहता है वहाँ के बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं का आदर और सम्मान नहीं कर पा रहा है। उनको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इसी औरंगजेब को इस्लाम और मुगल साम्राज्य का रक्षक बताया जाता है। भारत में लोगों को कत्ल करने वाले दूसरे देशों में महिमा मंडित किए जाएं, ये हमारे नायक नहीं हो सकते। और जो लोग उनको नायक मानते हैं वो खलनायक हैं, वो भारत में नायक नहीं रह पाएंगे। इस बात को उनको समझना होगा। ब्रजेश जी, हम लोग उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं जहां एक पिता के वचन की खातिर राम ने, जिनका राज्याभिषेक हो रहा था, अगले दिन गद्दी छोड़कर 14 साल के लिए वनवास चले गए। और एक ये मुगल कालीन शासक हैं जिन्होंने अपने बाप को मार कर गद्दियां हथियाई हैं, कत्ल कर कर गद्दियां हथियाई हैं। ये भारत में सनातन संस्कृति का एक फर्क है, एक अंतर है, जिसको मरते दम पर शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया उसी का तो लड़का था ये औरंगजेब। मरते दम तक शाहजहां को ये बात समझ में आ गई थी। ब्रजेश जी, 7 साल तक औरंगजेब ने शाहजहां को एक किले के कमरे में कैद करके रखा था और कहा था कि एक टूटही जो है मटकी में पानी और एक अन्न कोई मांग लो। एक आप बीच में मुझे कुछ एक शेर भी सुनाते थे इससे रिलेटेड। हाँ। पानी वगैरह से, क्या था वो? थोड़ा बिल्कुल, तो मैं आज वही सुनाऊंगा आपको। अच्छा, हाँ, मुझे एक दिन आप कह रहे थे। और तो शाहजहां ने एक बार अपनी बेटी से कहा कि अपने भाई से कह दे कि ये जो मटकी है, अगर समूची मटकी मुझे दे दे, ये टूटी हुई है, तो मैं पूरे दिन आराम से पानी पी लूंगा और मैं यहाँ झरोखे से ताजमहल देख के जीवन काट लूंगा। तो बहन ने कहा औरंगजेब के कि भाईजान, अब्बा हुजूर की इच्छा है कि उनको एक नई मटकी दे दी जाए। तो औरंगजेब इतना क्रूर था अपने पिता के प्रति, उसने कहा कि जो उनसे कह दो कि जो मटकी उनके पास है उसी में काम चलाए, नहीं वो भी तोड़वा दूंगा, बिना पानी को उनको मैं तड़पा के मार दूंगा। तो औरंगजेब के इस क्रूरता पर जब सूचना पहुंची शाहजहां को, तो शाहजहां फारसी का एक अच्छा शायर भी था, तो उसने फारसी में 2 लाइन का एक शेर कहा, सुनिएगा कि ऐ पिसर तू अजब मुसलमानी, बा पिदरे जिंदा आप तरसानी। मतलब थोड़ा सा इसको डिफाइन करिए ब्रजेश जी। इसका अर्थ यह है कि शाहजहां कहता है कि ऐ मेरे बेटे, पिसर मतलब बेटा हुआ, ऐ मेरे बेटे तू अजब मुसलमान है, तू इस तरह का मुसलमान है जो अपने बाप को जिंदा पानी के लिए तरसा रहा है। और एक ये देश है जिस पर हम लोग शासन करते हैं, यहाँ के हिंदुओं को 100 बार प्रणाम है जो मरने के बाद भी अपने पितरों को 1 महीना तक पानी पिलाते हैं। वाह, इतनी वैरायटी सिर्फ वीरेन जी में ही आ सकती है कि फारसी का शेर भी सुना सकते हैं और दोहा भी बोल लेते हैं। ये वैरायटी सिर्फ आपको विरले ही किसी पत्रकार में मिलेगी जो हमारे वीरेन जी में। जी वीरेन जी, तो सुनिएगा कि हिंदू मंदिर तोड़ने वाला वो औरंगजेब है, और गर्दन काटी और जनेऊ संतों का अपमान किया, काम किया जिसने हर काला वो औरंगजेब है। भोले शंकर की काशी में मस्जिद को तामीर किया और जिसने तोड़ा भव्य शिवाला वो औरंगजेब है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर रवि भट्ट जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने हिस्टोरियन हैं। डॉक्टर भट्ट जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतिहास को लेकर तमाम प्रश्न इन दिनों पिछले 15-20 सालों से कहे जा रहे हैं,
उसके पहले भी कहा गया था कि इतिहास को अपभ्रंश करके लिखा गया, इतिहास को एक पक्षीय लिखा गया, जो वास्तविक तस्वीर उस वक्त की थी वैसा इतिहास नहीं है। लाखों लोग ये जानना चाहते हैं, बल्कि बहुत बड़ी संख्या है, सही इतिहास कौन सा पढ़ें, किसका पढ़ें और कौन समझें कैसे कि वाकई में हमारा सच्चा इतिहास क्या है। देखिए, एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन हुआ है जिसका नाम है हेनरिक विलियम वॉन लून। उनकी एक बहुत फेमस किताब है द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, और उनका एक कोट है बहुत फेमस, द वर्ल्ड हिस्ट्री इज नथिंग बट अ मैन इन द क्वेस्ट ऑफ हिज डेली ब्रेड एंड बटर। तो वो किताब बहुत ही बेहतरीन किताब है और मेरे को बहुत पसंद है और इनिशियल, और आजकल आउट ऑफ प्रिंट है। तो उस किताब के अंदर वो बहुत बढ़िया लिखता है। उसके अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री भी, इकोनॉमिक हिस्ट्री भी, साइंटिफिक, मतलब टोटल सोसाइटी की हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री। उसमें लास्ट पे ये लिखता है कि नो मैटर हाउ हार्ड अ हिस्टोरियन ट्राइज बट ही इज ऑलवेज टू सर्टेन डिग्री बायस्ड, बिकॉज वो जहाँ पर पैदा होता है उसकी जो अपब्रिंगिंग होती है, जो उसकी सेट ऑफ वैल्यूज होती है, वो कहीं ना कहीं लिखने में उसको प्रभावित करता है। इसी ढंग से और मिडविल पीरियड के अंदर खास तौर से हिंदुस्तान के अंदर हिस्ट्री राइटिंग बहुत देर में आई है। हिस्ट्री राइटिंग हिंदुस्तान में, बुरा लगेगा सुन के इंडियंस को, पर हिस्ट्री राइटिंग इंडिया के अंदर बाहर से आई है, वेस्ट से आई है। यहाँ पर जो हुआ करता था, जो कोर्ट के पोएट्स होते थे, कोर्ट जो कुटियर्स होते थे, वो लिखा करते थे हिस्ट्री, और वो हिस्ट्री जो लिखा करते थे उसका फ़ायदा भी था। उसका बेसिक फ़ायदा में ये था कि हमको करेक्ट डेट्स मिल जाया करती थी कि कब कौन सी बैटल हुई, कब वहाँ पर कौन पैदा हुआ, कब किसकी शादी हुई है, कब कहाँ पर, तो डेट्स तो हमें सही मिलती हैं। लेकिन उसके बाद में जितने भी हमें उसके नरेशन, जैसे हम लोग जब स्टूडेंट रहे हैं या अभी भी कहीं कोट करना होता है तो एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक्स को हम लोग कोट करते हैं। ये माना जाता है कि चूंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विभिन्न, जी बोलें आप सर। मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि देखिए, आप ये जितनी भी हिस्ट्री है, मैं बता रहा था कि वो सर्टेन डिग्री तक तो हिस्टोरियन जो होता है कभी भी अनबायस्ड नहीं हो सकता कंप्लीटली। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि कैसे देखा जाए, तो इसके लिए हमेशा ज़रूरी है कि कम से कम मिनिमम आप 3 हिस्टोरियंस को जरूर पढ़िए एक सब्जेक्ट के ऊपर। ओनली देन यू कैन टू सर्टेन डिग्री यू कैन फॉर्म योर ओन ओपिनियन अबाउट हिम। केवल एक को पढ़ने से, क्या किताब से पढ़ने से आप नहीं कर पाएंगे, ये ईमानदारी की बात है। जिसमें इसके लिए अक्सर मैं ये भी कहता हूँ कि देखिए, एक मिनट, इफ अ डॉक्टर कमिट्स अ मिस्टेक, हाउ मेनी पीपल विल डाई? 1, 2, 10। If an engineer commits a mistake, how many people will die? Maybe 10, 15, few hundreds, but a historian commits a mistake, generation after generation they suffer. और यहाँ पर ये बात है, हिस्टोरियन जितने भी हुए, बहुत कम हिस्टोरियन ऐसे हुए हैं मिड पीरियड के जो कि अनबायस्ड हुए। ये मेरा अपना कोट है जिसको कि अब और लोगों ने भी कोट करना है। बहुत शुक्रिया सर, अपनी किताब में लिखा है। मैं समीर सिंह जी को इनवाइट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अगर आपको लगता है कि अबू आसिम आजमी ने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया, तो सिर्फ विधानसभा से निलंबन क्यों, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला गया? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले भी कहा था, वो बातें आपने सबकी बातें सुनी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उनके बयान को जायज़ ठहराया और उनकी तुलनात्मक, मैंने, आप समझिए कि कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता औरंगजेब की तुलना बाकी राजाओं से कर रहे हैं। हम देखिए, औरंगजेब, मैं टाइम दूंगा सर, औरंगजेब के क्या है कि औरंगजेब का शासन की मानसिकता क्या थी, सब ने बताया। भाई की हत्या करना, पिता को काल कोठरी नहीं काल कोठरी में रखना ब्रजेश जी, और पानी भी न देना, पानी भी निश्चित सीमा में पानी देना, इतना क्रूर होना। देखिए, ये औरंगजेब की मानसिकता जो थी ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दारा सिकोह जी भी कह रहे थे, मैं बहुत स्पष्ट नावेद सिकोह जी बदलने में बड़े तेज हैं। नहीं, देखिए, मैं नाम नहीं बदल रहा हूँ। नावेद जी की भी हमको लगता है कि मत जो है वो दारा सिकोह की ही मत को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर था, इतिहास में जाऊंगा बड़ा लंबा हो। देखिए, मैं यही कह रहा था, मानसिकता क्या है आपकी? समाजवादी पार्टी की मानसिकता क्या लग रही है? ऐसे जो देश को रौंदने वाले थे, धर्मों को तोड़ने वाले थे, हत्या करने वाले थे,
उनको सम्मानित करना। और आज वो परंपरा चली आ रही है। भाई अयोध्या में कार सेवकों पर गोली किसने चलाई? समाजवादी पार्टी में। काशी विश्वनाथ का अपमान किसने किया? समाजवादी पार्टी में। मथुरा पर कुछ बोलते नहीं है। बच्चों से गलती हो जाती है, बलात्कारियों को बताने की बात करते हैं। जेल में क्यों दूसरा अबू आजमी समाजवादी पार्टी नहीं, मौन क्यों है? समाजवादी पार्टी अखिलेश जी क्यों नहीं बताते? भाई वो सत्ता में तो नहीं, आप जेल भेज दो। नहीं, अगर ये विरोध करने आए तो हम लोग बात करेंगे इनसे। हम सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते, हम समाजवादी पार्टी नहीं है। तो क्या उनको जेल भेजना दुरुपयोग है? नहीं, मैं कानून अपना काम करेगा, कानून के तहत कार्य। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में विधान परिषद में बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को रखते हुए जो बात अबू आजमी ने कही थी, उन्होंने यही कहा कि जो आप मानसिकता औरंगजेब की थी, अगर समाजवादी पार्टी का नेता उस पर लेके आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं भट्ट साहब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं पहला राउंड कंप्लीट कर लूंगा। हम 10 सेकंड और समय चाहेंगे क्योंकि सबसे कम समय हमको मिलता है। सबसे ज्यादा पहले राउंड सबसे ज्यादा सवाल भी हमसे होता। मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, मौन क्यों है? दूसरी चीज, आप कब तक अपमानित करेंगे? भाई आप जस्टिफाई अगर औरंगजेब को कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आपकी मानसिकता औरंगजेब की है, और समय समय पर आपने ये दर्शाने का काम किया है कि हम औरंगजेब की मानसिकता को आगे बढ़ा रहे हैं। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की बात की, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, आप कृपया शांत हो जाएं। प्रयाग की बात की, रोजगार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनूप संडा मेरे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के खुशहाली की बात। अनूप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्यों डिफेंड कर रहे हैं आप अबू आजमी को, और क्यों कंपेयर कर रहे हैं औरंगजेब को बाकी राजाओं से, और औरंगजेब को लेकर आप लोगों में ये सिंपैथी और सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? अभी तो नावेद जी ने बड़े शानदार विश्लेषण किया। देखिए, हमारी सिंपैथी तो कंपैरिजन डाटा क्यों लाए हैं आप? अब मेरी बात तो पूरी जानना, हमारी कोई न सिंपैथी है न सहानुभूति, लेकिन जब इतिहास की चूकों, भूलों या घटनाओं के आधार पर एक वर्ग विशेष, एक पार्टी विशेष जो देश की सत्ता पर काबिज है, उसका इस्तेमाल करके देश के दो संप्रदायों के बीच में नफरत पैदा करना चाहेगी, तो उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी तथ्यों को रखने का काम करेगी, जो मैंने रखने की कोशिश की थी, जिस पे आपने कहा कि आप इतिहासकार नहीं हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मध्यकाल में सत्ता का चरित्र ही ये था। औरंगजेब एक महत्वाकांक्षी शासक था, क्रूर था, पूरे देश पे कब्जा, बिल्कुल क्रूर था, नकारात्मक था। देखिए, नकारात्मक सकारात्मक ने उसकी पूरी सकारात्मक, मेरी बात अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। उसकी पूरी प्रतिबद्धता अपनी सत्ता के प्रति 30 सेकंड और बचे हैं सर, कायम रखने के लिए थी। अब जहां तक अबू आसिम आजमी जी का सवाल है, हो सकता है उनकी भी इतिहास में उतनी गहरी जानकारी न हो जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री बढ़ाने क्या जरूरत है? बात तो सुन ले, हर विषय पर मेरे प्रधानमंत्री, अरे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कह दिया था कि मगहर में बैठ करके संत कबीरदास और गुरु नानक देव जी लेकिन सांप्रदायिक बात नहीं थी, वो भी इतिहास, ये तो इमोशंस को उकसाने की बात है। इतिहास के तथ्यों, यू कैन नॉट कंपेयर की पीएम ने ये बोला। सवाल ये होता है कि इतिहास के तथ्यों की चूक थी या नहीं। कंप्लीट कर आप मैं गया हूं नहीं गया, सवाल है क्या थैंक यू सर, संत कबीर, आप दोनों शांत हो जाइए, मनीष सिंह धन्यवाद। अगर देश का प्रधानमंत्री इतिहास की घटनाओं को गलत ढंग से धन्यवाद सर, उसको सुनने का साहस पैदा कीजिए। धन्यवाद सर, आपके प्रधानमंत्री को इतिहास के बारे में धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ओके मनीष सिंह सुनने की बात कीजिए। आपके प्रधानमंत्री ने बात कही थी कि संत कबीर और गुरु नानक देव जी यहाँ बैठ करके चर्चा किया करते थे। 14वीं सदी में संत कबीर हुए, हटा दीजिए स्क्रीन से, हटाइए हटाइए देव जी हटाइए। आपने दोनों का सर, करा दिया। ओके मनीष सिंह जी, दोनों के माइक ऑफ कर दिए जाएं, माइक ऑफ कर दिए जाएं, दोनों के माइक ऑफ कर दिए जाएं। ओके मनीष जी, गो अहेड। ये लोग क्या आपकी जा रही है? आप दोनों की आवाजें जा रही हैं, आप अपने माइक पे बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, आप शुरू करें। आपकी आवाज जा रही है, आप बोलो। सवाल ये है कि औरंगजेब का जिस तरह राजनीतिक इस्तेमाल, दोनों के माइक बंद है, किससे बोल रहे? औरंगजेब का जो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा सिर्फ ये, आप लोग लड़ रहे थे ना, तो आवाज ही नहीं जा रही थी, माइक मैंने बंद करा दिया। आज की बात कर रहा हूँ। आज के भारत में, आज के भारत में 67 लाख बच्चे हैं। चुप कराने के लिए मैंने कहा, आज के भारत में 67 लाख बच्चे जो जीरो फूड का शिकार है। सर, जीरो फूड का मतलब है 6 से 23 महीने के वो बच्चे जिनको 24 घंटे में कोई खाना ना मिला हो।
अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो कहती है 100 करोड़ लोगों के पास व्यय योग्य आय आप नहीं कहाँ है। ऐसे डेटा अरे भैया आप डेटा चेक कर लीजिए, मुझसे गलत होगा आना बंद कर दूंगा। मेरे से बात करो। ठीक है ना, 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास व्यय योग्य आय नहीं है। मैं सिर्फ 2 लाइन में अपनी बात कहना चाहूंगा, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, दफन है जो बात उस बात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नाज़मात को मत छेड़िए, क्योंकि अबू आज़मी ने गलत किया है। समय है आज की समस्याओं पे चर्चा का, इस भूख पे, मैं एक सवाल करना गरीबी पे, चाहता हूं। बेरोजगारी पे चर्चा का। एक सवाल मेरा है जी, अबू आसिम आजमी पर एक्शन होना चाहिए या नहीं? ये बात अगर उन्होंने कानूनी रूप से कोई गलत किया है तो उनके खिलाफ एक्शन होना तो चाहिए। आपकी पार्टी क्या चाहती है? मेरी पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि आज भुखमरी और गरीबी और बेरोजगारी पर काम होना चाहिए। ऑलराइट नावेद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ और मुझे ये बात बताएं कि क्या औरंगजेब का राजनीतिक इस्तेमाल ये दोनों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही एक सवाल आया इन दोनों की व्यग्रता बढ़ गई। देखिए, हालांकि इनके दोनों को माइक ऑन थे, लेकिन मैं इनको केवल दबाव में लेने के लिए कह रहा था कि माइक बंद है, पर ये चुप नहीं हो रहे थे। अब आप बोले। अबू आसिम आजमी की गलती को दोनों को झेलना पड़ रहा है और नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोनों को मतलब? भारतीय कांग्रेस को भी, क्योंकि विपक्ष की ताकत कमजोर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी यही जताना चाहती है कि औरंगजेब जैसे लोगों का साथ देने वाले, उनका समर्थन करने वाले, उनको सम्मान देने वाला विपक्ष है, वो यही बार बार और उस पर मोहर लगा दी अबू आसिम ने। अब सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव कर भी क्या सकते। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्या वो अबू पर कार्रवाई नहीं कर सकते? अब बिल्कुल उनको करना चाहिए, अगर कर दें तो शायद कुछ शांति हो जाए। देखिए, एक चीज मैं याद दिला दूं, आप सारी बातें जस्टिफाई, एक जमाना था 25, 30, 32% पे सरकारें बन जाती थी, अब वो जमाना नहीं रहा। अब हिंदू वोट बैंक के बिना कोई सरकार नहीं बना सकता, नंबर 1। 50%। बिल्कुल, दूसरी बात, आज के जमाने में वो हिंदू समाज जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है, उसके सामने भी अगर कोई औरंगजेब की तारीफ कर लेगा तो सटक के वो खिसक जाएगा। आज विपक्ष का बड़ा नुकसान हुआ है और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी साफ तौर से ये कहना चाहिए कि ये बयान गलत था, और अगर उसका समर्थन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो रहा है और होता रहेगा। डॉक्टर रवि भट्ट जी कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने हैंड रेज किया था। भट्ट साहब आप बोलें, कुछ कहना चाह रहे थे आप? बस मैं इतना बात कहना चाहता, अपनी बात जो बोल रहा तो क्लियर करना चाहता था कि आप देखिए कि कैसे एक ही चीज़ को 3 लोग अलग अलग ढंग से बोलते हैं। जो हमारे यहाँ पर 1857 में जो हुआ था, हम उसको कहते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन उसको जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है वो हमेशा उसको लिखते हैं सिपाही म्यूटनी, सिपाही विद्रोह। पर जो ईमानदार है, मैं उसको कहता हूँ, हिस्टोरियन, एज ए स्टूडेंट कहता हूँ, अपराइजिंग ऑफ 1857 की अपराइजिंग मैं उसको बोलता हूँ। तो ये ओपिनियन जो लोग देते हैं अपनी तरफ की, वो गलत है। ऑलराइट, शुक्रिया। 20 सेकंड आप जो भी हिस्टोरियन देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। समीर सिंह 20 सेकंड आप रेडी रहो सर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ ये कहा है कि समाजवादी पार्टी की जो औरंगजेब की मानसिकता की पार्टी है, उसके नेता को, अखिलेश जी को ये जवाब देना चाहिए कि आखिर वो इस मानसिकता को लेके कब तक समाज के अंदर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। 20 सेकंड आपके पास, अनइंटरप्टेड, बोलिए। मैं एक लाइन में कह रहा हूँ, जो क्रूरता औरंगजेब के ऊपर आरोप हैं जो औरंगजेब ने की, क्या उसी तरीके का अत्याचार माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बुलडोजर की नीति द्वारा, यही तो कारण बुलडोजर की नीति द्वारा उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सर, जिस पर देश को कहना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आपका भी शुक्रिया। जैसे ही मेरी आवाज बंद होगी वैसे ही इनके भी बातें बंद हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।